गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो सोल्यूशन ऑफ ANTS पार्ट 4, है ना। शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अ सिस्टम absorb 10 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 4 किलो जूल ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? +10, है ना, किलो जूल। ये प्लस की क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है ना। और सिस्टम डज यानी कि सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा? -4 किलो जूल, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो, है ना, जो हम लोगों का ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अगर पॉजिटिव होगा बेटा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? Q + W, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो 10 - 4 दैट इज बेटा कितना हो जाएगा? +6, है ना। तो प्लस का मतलब इंक्रीज बाय 6 किलो जूल, यानी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है? इन अ रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड। ठीक है, देन देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो ये ए लिक्विड है, ए लिक्विड से हमारा बी लिक्विड बन रहा है, तो ऑब्वियसली डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? क्योंकि गैस है नहीं तो डेल्टा Ng 0 होगा, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा U। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा U + डेल्टा NgRT, है ना, इक्वल टू डेल्टा H। तो ये अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेल्टा U और डेल्टा H क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इन अ रिएक्शन HCl + NaOH, ठीक है, HCl + NaOH इज इक्वल टू NaCl + H2O। इसमें कह रहा है कि x किलो कैलोरी, है ना, x कैलोरी जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो x होगा, मतलब इसको -x बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये होगा हमारा 1 इक्विवेलेंट, है ना, ये भी हमारा 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें नहीं कुछ दिया है तो हम लोग 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट से जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारा -57.1 किलो जूल, है ना, या फिर -13.7 किलो कैलोरी होती है। अब कह रहा है कि इसकी एनर्जी अगर x है और अगर हम लोग H2SO4 है ना, अगला रिएक्शन है H2SO4, इसका रिएक्शन उन्होंने 2NaOH के साथ कराया है, तो 2NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो ये बन गया आपका Na2SO4 + 2H2O। इसके लिए कह रहा है कि डेल्टा HN जो है बेटा वो कितना है? वो है आपका -y। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे ऑब्वियसली हम लोग। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2H+ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा 2H+ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग 1 इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है, तो इसका अगर इसका 1 मोल लेते हैं, इसका अगर हम लोग 2 मोल लेते हैं, ठीक है बेटा, तो इसका हमारा कितना इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 2, है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इक्विवेलेंट, इसका 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट से -x निकल रहा है और 2 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट से -y निकल रहा है, यानी कि जो y होगा वो x का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। y जो होगा वो x का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू y/2, x इज इक्वल टू y/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, डेल्टा H एंड डेल्टा E। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखे की फर्क पैदा है। डेल्टा E + डेल्टा NgRT, है ना, तो यहाँ पे डेल्टा H - डेल्टा E अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बराबर होगा बेटा डेल्टा NgRT, हमको रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 26E6H6 लिक्विड, 26H6 लिक्विड + 15O2 गैस इज इक्वल टू 12CO2 गैस + 6H2O लिक्विड। इसका डेल्टा Ng कितना होगा? 12 - 15 दैट इज -3, है ना। तो अब इसको हमको लिखना है -3, तो डेल्टा H - डेल्टा E का जो डिफरेंस होगा वो होगा -3 इंटू R की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन किलो जूल में रखा है तो हमको 25/3 रखना है बेटा।
टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 298 रखना है। इसको राउंड ऑफ में 300 मान लीजिए, ठीक है। ये अप्रॉक्स में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर जूल में आएगा, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा। ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, है ना। 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, माइनस 75 डिवाइडेड बाई 10 अप्रॉक्स में माइनस 7.5, उससे थोड़ा सा कम आएगा किलो जूल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? माइनस 7.5 का ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, है ना। एन एथलीट टेक्स 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560 किलो जूल, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अपटेकन बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल, है ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयंस, ग्राम एटम्स, ये जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल का मास कितना बराबर होता है ग्लूकोज के लिए? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन गया बेटा ये, ठीक है। एक एथलीट है, दिन में 100 ग्राम अगर लेता है तो 1560 किलो जूल, है ना। दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते 1560 किलो जूल एनर्जी खर्च करता है ना, यानी कि 100 ग्राम ग्लूकोज के बराबर, ठीक है। 100 ग्राम अगर ग्लूकोज लेके दौड़ता है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट एनर्जी लगेगा जब 1 मोल लेगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, 100 ग्राम में 1560 किलो जूल एनर्जी खर्च कर रहा है या ले रहा है ना, या एनर्जी ले रहा है 100 ग्राम के लिए। तो बेटा 1 मोल मतलब 180 ग्राम लेगा, तो एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा 1560 इंटू 180 अपॉन कितना, अपॉन कितना 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 100, हाँ अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अप्रॉक्स में आपका, ये ऑलरेडी किलो जूल में दिया हुआ है। तो देखो थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, किलो, हाँ सभी ऑप्शन किलो जूल में ही है। तो अप्रॉक्स में इसको अगर हम लोग 156 इंटू 18 करेंगे तो बेटा राउंड ऑफ में थोड़ा सा मैचिंग करा दीजिए। अगर इसको आप 150 मानते हो, इसको अगर आप 20 मानते हो, तो आंसर जो होगा वो 3000 के आसपास का आएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर जो है 2808 किलो जूल, ऑप्शन जो हमको दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बी केयरफुल, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया है, ठीक है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। जी हाँ, हमको कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है, यानी कि जो Q एट कांस्टेंट, Q हीट ऑफ कंबशन, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर होता है बेटा डेल्टा U के बराबर होता है, और ये होता है -300, ये दिया हो -321.3 किलो जूल, है ना। और हमको QP पूछा है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता है डेल्टा H, ये हमको बताना है। ये बहुत ही प्यार से रिएक्शन में डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, मतलब कि हमको डेल्टा H पूछा है, डेल्टा U दिया है, और डेल्टा NgRT निकालने के लिए हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH सॉलिड, इसको अगर रिएक्शन कराओगे O2 के साथ, ठीक है, जलाने के लिए जब आग लगाओगे ये गैस O2 के प्रेजेंस में, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन और 1 कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 CO2 गैस, प्लस यहाँ पे 5 + 1 6 यानी कि 3 H2O, H2O स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड होता है। अब ऑक्सीजन को काउंट करके गिन लीजिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मोल 1 में, 7 2 जा 20, तो 7 2 जा आपका 14 + 3 17, 17 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। अब ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, हमको क्या चाहिए बेटा? डेल्टा Ng चाहिए। डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? 7 - 15/2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा डेल्टा H हो गया। डेल्टा चाहिए हमको, सॉल्व तो करना नहीं है बेटा, हमको खाली R भी नहीं सॉल्व करना, खाली वैल्यू, अगर टेम्परेचर 27 है तो बहुत ही प्यार से हमारा आंसर हो जाएगा -321, ठीक है, -1/2, है ना। R को हम लोग R रखेंगे, टेम्परेचर कितना है 300 लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा
कितना 150, ठीक है, माइनस 321 माइनस ये 321 पॉइंट कितना है 3 है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस 150 आर, है ना। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। अब किसी को एक चीज डाउट हो सकता है, बहुत जेन्युइन डाउट है, आप बोलोगे कि सर इसका यूनिट तो दिया है किलो जूल में, है ना, डेल्टा यू का, और अगर हम लोग आर की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आर की वैल्यू आपका 8.31 रखोगे तो ये तो कैलोरी में आएगा, है ना। तो ये अगर कैलोरी में आएगा तो ये तो मैच नहीं कर रहा है सर, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो सर ये सवाल ही गलत हो गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग आर की वो वाली वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू डिवाइड करके ही रखेंगे, क्योंकि देखो अगर आप ये किलो जूल में है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे एनर्जी के ऊपर नहीं पड़ती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर के ऊपर पड़ती है, तो आर की वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये किलो जूल में होगा या जूल में होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, सिलेंडर कंटेन्स इथिलीन और प्रोपाइलिन, ठीक है। तो एक इसका काम करते हैं कि इथिलीन में आपका C2H4 हो सकता है आपका, या फिर क्या हो सकता है इसके अंदर C3H6 हो सकता है ना, तो C3H6 यानी कि CnH2n हो सकता है। तो दोनों का रिएक्शन, दोनों का कंबशन करा करके देख लेते हैं, C2H4 को जला के देख लेते हैं, तो ये जलाएंगे तो ये मिलेगा बेटा, जितना कार्बन उतना CO2, 2CO2, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर यानी कि 2H2O। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट कर लीजिए, 4 + 2 6, यहाँ हो जाएगा 3। तो अगर ये 12 ml होगा तो ये 36 ml होगा, ये गलत हो गया, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये होगा। इसको देख लेते हैं कैसे होगा। C3H6 का रिएक्शन अगर O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जितना कार्बन उतना CO2 यानी कि 3CO2 प्लस 3H2O, 3CO2 प्लस 3H2O, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3CO2 यानी कि हो जाएगा आपका 6 + 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/2। तो अगर ये 12 ml होगा बेटा तो इसका 12 × 9/2 ml रिक्वायर्ड होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 54 ml, 6 × 9 = 54 ml। तो 54 ml होना चाहिए, जो कि हमारा मैच कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बोलो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, है ना जी। कह रहा है कि 2C ट्रिपल बॉन्ड CH + 5O2, है ना, मतलब एसिटिलीन को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो बनता है 4CO2, है ना, ये इसके हिसाब से प्लस 2H2 है, इसमें 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, ठीक है, और 1 मोल का नहीं लिखा रहा है, 2 मोल का, ठीक है बेटा। तो कह रहा है बॉन्ड एनर्जी CH का दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, C डबल बॉन्ड O को दिया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दिया है, बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, PQRST रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए PQRST के है ना टर्म में। तो बेटा आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे बॉन्ड को दिखा दे रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, इसका कितना मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसका कितना मोल है 5 मोल है, ठीक है, इसका कितना मोल है ऑलरेडी ऊपर में 2 लिख दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 4 मोल है ना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस 2 मोल्स O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। आराम से देखते हैं, मैं कलर चेंज करके बॉन्ड एनर्जी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज करके मैं बॉन्ड एनर्जी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या इसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ बेटा CH का दिया हुआ है, CH का दिया हुआ है P, इसका P होगा तो इसका भी P होगा ऑब्वियसली। C ट्रिपल बॉन्ड C का दिया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C का दिया हुआ है P के बाद Q, है ना, O डबल बॉन्ड O का दिया हुआ है R, है ना, C डबल बॉन्ड O का दिया हुआ है S, ठीक है, आईवास में, तो इसका भी S होगा। O सिंगल बॉन्ड H का दिया हुआ है T, तो इसका T, तो इसका भी T होगा बेटा, ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। अब इसमें है ना, अब हमारा जो फार्मूला होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये गलती बस मत करना, अगर ये गलती कर दिए तो फिर आपका सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि बस रख दीजिए बेटा, सम लिखना है वो भी मोल्स के साथ। तो यहाँ पर CH में 2 मोल है ना, तो 2P और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4P
प्लस यहाँ पर Q प्लस 5R है ना, इसका एक की बॉन्ड है तो प्लस 5R लिख देंगे बेटा, ठीक है। और ये माइनस करेंगे हम लोग किससे, 4s का 2 तो हो जाएगा 2s का 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 8s है ना, बस हो गया। यहाँ पर t का आपका डबल तो 2t का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4t, 8s प्लस 4t। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 4p प्लस q प्लस 5r, 4p प्लस आई एम सॉरी यहाँ पे 2q होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4p प्लस 2q प्लस 5r माइनस 8s प्लस 4t, ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डेल्टा एच नेचर ऑफ रिएक्शन है ना, जी हाँ, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस नेचर ऑफ रिएक्शन दिया है, तो अभी कह रहा है कि अगर पहला ऑप्शन देखें हम लोग है ना, तो कह रहा है कि अगर डेल्टा एच का प्लस वैल्यू होता है, इसका हमारा है ना, डेल्टा एच अगर ये प्लस होगा, ठीक है, और ये हमारा प्लस होगा तो स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आई एम सॉरी ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन में ये माइनस दिया है और ये प्लस दिया है, तो ये माइनस और ये प्लस होगा, तो ये अगर प्लस होगा तो इसका मतलब ये ओवरऑल टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, यानी कि ये माइनस होगा, तो यानी कि आपको डेल्टा एच ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। अगर स्पॉन्टेनियस कराना है तो टेम्परेचर लो, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लस ये दिया है डेल्टा एच और ये क्या दिया है माइनस, ठीक है, तो अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी हर हालत में पॉजिटिव आएगा, हर हालत मतलब किसी भी टेम्परेचर पे पॉजिटिव आएगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि नॉन स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है ना, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है फॉर मेल्टिंग ऑफ NaCl हीट रिक्वायर्ड इज 7.26 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा एस इंक्रीजेस बाय 6.73 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि अगर NaCl सॉलिड है ना, तो NaCl सॉलिड को NaCl लिक्विड में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमको जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो टेम्परेचर होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, वही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेल्टिंग का 7.26, ऑब्वियसली ये किलो कैलोरी में दिया है, और डेल्टा एस इसका दिया हुआ एंट्रोपी चेंज वो दिया है प्लस में 6.73 कैलोरी में दिया है, ठीक है बेटा। तो देखो डेल्टा एच फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट ही पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बराबर डेल्टा एच फ्यूजन बाई डेल्टा एस, यानी कि यहाँ पे 7.26 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा एस को रख दीजिए 6.73, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7260 अपॉन 6.73। तो अगर आप इसको करोगे तो ये 1200 केल्विन के थोड़ा आसपास आएगा है ना, 1200 केल्विन से नहीं, 1200 केल्विन से थोड़ा सा कम आएगा, तो टेम्परेचर आपका ये हो जाएगा 72, ये आपको अगर लगभग 6.73 आएगा तो लगभग 1000 केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1000 केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन 500 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, 2 केल्विन दिया है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो अगर हम लोग ऑप्शन माइनस करेंगे है ना, तो ये हमारा 805 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, तो इसमें से अगर आप -273 करोगे है ना, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको अगर माइनस कर दीजिएगा बेटा तो ये 805.75 ऑप्शन हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर, देखिए ध्यान से, एडियाबेटिकली बेटा, एडियाबेटिकली बोलते ही आप क्यू को क्या कर दो 0, बहुत ही आसान, एडियाबेटिकली बोलते ही क्यू 0 कर दो, और रिवर्सिबली भी बोला गया है ना, तो एक काम हमको करना है कि एडियाबेटिकली क्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा W, डेल्टा यू इज इक्वल टू W फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर डेल्टा यू बराबर W हो गया, अब ये कह रहा है कंप्रेस कर रहा है, तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, कंप्रेस कर रहे हैं बेटा, तो कंप्रेस यानी कि V2 लेस देन V1 होगा, ठीक है। तो W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर V2 लेस देन V1 होगा तो ये निगेटिव होगा, और पहले से ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, W पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू होता क्या है, NCV डेल्टा टी होता है। तो अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1 होगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इज हायर देन इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर इज हायर देन इनिशियल टेम्परेचर, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। 62 क्या बोला जा रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ XY, X2 एंड Y2, थोड़ा अलग तरीके से दिया है, ऑफ ऑल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:0.5, कह रहा है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY। जी हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पहले XY लिखते हैं, किसी भी चीज का अगर हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसके स्टैंडर्ड स्टेट से हम लोग बनाते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट X और Y है, तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट हमको दिया हुआ है जिस तरीके से, ये हो जाएगा X2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 X2, और हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 Y2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 XY। तो ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन हो गया बेटा, है ना। इसको हीट, इस रिएक्शन के हीट को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है जी। कह रहा ऑफ XY इज -200 किलो जूल पर मोल, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इसका बेटा दिया है हमको पहले दिया है XY का, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी XY का, XY, X2 एंड Y2, इसका 1:1:0.5। तो एक काम करते हैं, कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, इसका K मान लेते हैं, इसका हम लोग इसका भी K मान लेते हैं, इसका K/2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। इस रेशियो मतलब ये वैल्यू मान लेते हैं, रेशियो नहीं, इसको वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग हीट ऑफ किसी भी रिएक्शन का अगर हम लोग हीट लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स के हिसाब से भी लेना है, तो यहाँ पे मोल्स कितना है, इसका 1/2 मोल्स, ठीक है। तो 1/2 इंटू इसका X2 का कितना लिया बेटा, K लिया है, Y2 का कितना लिया है, K/2 लिया है, तो 1/2 तो वैसे ही है और K/2 ऐसे है ना। इसका 1/2 हमारा कोफिशिएंट है और K/2 इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने माना है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K, बस K होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, K/2 माइनस K/4 सॉरी प्लस K/4 माइनस K, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका LCM 4, ये हो जाएगा 3K, ठीक है, इसका LCM 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K प्लस K माइनस 4K/4, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -K/4। और ये क्वेश्चन में हीट ऑफ रिएक्शन ही हमारा दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज कितना, -200 किलो जूल, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा 800, ठीक है, किलो जूल। तो K किसका माना था हमने, XY का भी माना था, X2 का भी माना था, तो हमसे पूछा क्या है, X2 का, तो X2 का तो K होगा, K मतलब 800 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, X मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपैंड isothermally and reversibly from a volume of Y to 10Y, then work done is, वर्क डन का फॉर्मूला होता है -nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है बेटा। तो x मोल है तो -x मोल, R को R ही लिखना है, T कितना है 300 हो जाएगा केल्विन में, है ना, ln है ना, ln V फाइनल कह रहा है 10Y है, ठीक है, और ये है Y, तो Y से Y कैंसिल हो जाएगा, -300x R ln 10, इसी तरीके का ऑप्शन ही दिया है, ठीक है, -300x ln RX ln 10, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ए सिस्टम गोज X है ना, गोज फॉलोइंग चेंजेस P1 V1 T1 से P2 V2 T1, फिर P3 V2 T2, फिर P1 V1 T1, कहीं से कहीं जा रहा है बेटा ना, X से
W जा रहा है, W से वापस से Z जा रहा है, Z से आपका वापस से X में आ जा रहा है। तो जब X से फिर X आ गया बेटा, तो जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, है ना। जो सुबह का भूला था वो शाम को घर वापस आ गया, तो उसको भूला नहीं करते हैं, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। जी हाँ, CH4 बनाना है हमको। क्या बनाना है? CH4 गैस बनाना है बेटा। सब में गैस दिया है, अच्छी बात है। तो अब C जो होगा वो सॉलिड में होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए गैस में, और इसको बैलेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा 2H2। ठीक है, अब यहाँ पे फंसता है चक्कर कि ये सॉलिड क्या है, ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। तो जी हाँ, याद रखिएगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, ये होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कई बार आपको मैं बताया था। ये C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस इज इक्वल टू CH4 गैस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है ना, और एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ठीक है, एडियाबैटिक भी है, फ्री एक्सपेंशन भी हो, क्या क्या हो रहा है इसमें बताइए। तो देखिए जरा, एडियाबैटिक है तो फटाक से बोल दो बेटा Q0। ठीक है, Q0 होगा तो इसका मतलब फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन में P जो है ना, एक्सटर्नल फोर्स, उसको फ्रीली एक्सपैंड होगा। किसी वैक्यूम में अगर कोई भी गैस एक्सपैंड हो रहा है तो उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो रोकने वाला नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वर्क डन भी 0, वर्क डन 0, ये 0, ये 0, सब 0, डेल्टा U 0, डेल्टा U 0 होगा बेटा तो डेल्टा T भी 0, क्या क्या 0, सब खत्म। पहला ऑप्शन तो दिया है लेकिन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी दिया है लेकिन सही नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी दिया है लेकिन सही नहीं है, चौथा ऑप्शन दिया है Q0, डेल्टा U 0, डेल्टा T 0, W 0, सब 0, यानी कि चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेल्टा H बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा E बाई डेल्टा T, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेस देन। ये समझ में नहीं आया। DH बाई DT, देखो बेटा ऐसा है कि DH इज इक्वल टू NCP DT, ऐसे कह सकते हैं। तो DH अपॉन DT एट 1 फॉर 1 मोल अगर हम लोग देखेंगे तो CP हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल सपोज, तो ये CP के बराबर हो गया। और DU बराबर होता है NCV, है ना, DT। तो DU बाई DT अगर हम लोग निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा CV के बराबर फॉर 1 मोल, है ना। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि CP, ये CP है, ये CV है, ये CP है, ये CV है, तो CP इज लेस देन CV। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि CP माइनस CV बाई R, CP माइनस CV बाई R, तो R तो पॉजिटिव होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, DH प्लस DH बाई DT यानी कि CP प्लस CV इक्वल टू R, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। कह रहा तीसरा ऑप्शन DE बाई DV फॉर एन आइडियल गैस इज 0। आइडियल गैस के लिए DE बाई DV एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? कह रहा है 0, तो 0 कैसे होगा? D एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जी हाँ, देखो ऐसा है, थोड़ा सा जानबूझ करके घुमाया गया सवाल को। पहले तो मतलब ऐसे बोल रहा है कि DE, आप ये समझो कि DE क्या होता है? NCV DT होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बेटा तो DT 0 हो जाएगा। ठीक है, तो DT 0 होगा तो DE 0 हो जाएगा। तो ये कोई टर्म नहीं है, जानबूझ करके डिवाइड किया गया, ऐसा कोई टर्म बनता नहीं है, ये डिवाइड किया गया, क्योंकि पहले ही DE अगर 0 हो जाएगा तो उसमें आप DV डिवाइड करो, DP डिवाइड करो, DD कुछ भी डिवाइड करो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये 0 ही होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मतलब DE 0 होने के लिए डिवाइड कुछ भी करो उसे, ये कोई टर्म नहीं बना। ये तो टर्म बन रहा था, CP बन रहा था, ये बन रहा था CV, लेकिन ये कोई टर्म नहीं बन रहा था। DE 0 होने की वजह से ये 0 हो रहा है। क्लियर? चलिए जी, आगे हमारा सर्सन एंड रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है C डायमंड से C ग्रेफाइट। C डायमंड, क्या जरूरत है भाई डायमंड से ग्रेफाइट बनाने के लिए? ग्रेफाइट से डायमंड बनाओ,
चलो कोई बात नहीं, सवाल दिया है तो देखना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। असर्शन कह रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज सेम, ये सॉलिड, डेल्टा एन जी जीरो, बहुत अच्छी बात है, डेल्टा एन जी जीरो होता है, इसीलिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है रीजन एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, बात तो सही कह रहा है, लेकिन जो बात कह रहा है वो इसके लिए सही नहीं कह रहा है, वो अपने किसी और बात के लिए कह रहा है। तो यानी कि असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, बट असर्शन जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये सॉलिड, इस वजह से ये डेल्टा एन जी जीरो हो रहा है, इस वजह से डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो रहा है। लेकिन रीजन में कह रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगा क्योंकि डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रली जायंट मॉलिक्यूल बनाता है, उसका रैंडमनेस बहुत कम होता है, और ग्रेफाइट के अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होते हैं, इनकी एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करते रहते हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट लुब्रिकेंट, सॉफ्ट लुब्रिकेंट नेचर का होता है। तो इस वजह से ये क्या होगा आपका ये जो आपका ग्रेफाइट है ये एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसकी एंट्रोपी कम होगी, ये बात सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जा रहा है, ये भी असर्शन रीजन है। ऑल रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस, ऐसा कहते हैं, नहीं कह सकते भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, नहीं, ठीक है। और मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमको बस डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है डेल्टा एच लेस देन जीरो होने से ही काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया नहीं होगी। स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया एग्जैक्टली ये होती है कि डेल्टा एच जी शुड बी लेस देन जीरो। मान लेते हैं कि वो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक से आपका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, तो फिर ये सारे फैक्टर्स इसको रीइंफोर्स करके डेल्टा जी को जीरो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो, हमेशा ऐसा होता है ये कहना गलत है। यानी असर्शन जो है वो हमेशा के लिए इनकरेक्ट हो गया, है ना। जब अगर मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोलेगा तो उसके लिए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। रीजन क्या बोला जा रहा है, रीजन कह रहा है कि ऑल रिएक्शन इन विच एंट्रोपी इंक्रीजेज आर स्पॉन्टेनियस, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये भी कहना गलत है, क्योंकि एंट्रोपी जो बढ़ रही है वो सिस्टम की एंट्रोपी की बात किया, पॉइंट नंबर 1। जब एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी अगर पूरे सराउंडिंग की बढ़ेगी तो उसकी हम लोग कह सकते हैं कि उसका रीजन उसके लिए वो सही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि डेल्टा एस सिस्टम अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका मतलब कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, जी नहीं। फिर वही जवाब हम लोग देंगे कि क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा एच खाली ना, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बेटा सिर्फ इसके निगेटिव होने की वजह से रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, ये दोनों फैक्टर भी होते हैं, और सिर्फ इसके पॉजिटिव होने की वजह से भी ये रिएक्शन निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये भी फैक्टर है और टेम्परेचर भी फैक्टर है, यानी दोनों फैक्टर मिला करके डेल्टा जी ही हमारे स्पॉन्टेनिटी को बताता है, यानी ऑप्शन रीजन हमारा रीजन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, यानी कि आर फॉल्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, है ना। 70 क्या बोला जा रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टोटल की बात किया जा रहा है और इसका रीजन दिया हुआ है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक बात हमको समझना है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, ये बात तो तय है, यानी कि कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक तरीके का फ्री एक्सपेंशन जैसा हो जाएगा, है ना। तो जो फ्री एक्सपेंशन जैसा हो जाएगा तो ये वर्क डन, एग्जैक्टली फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, है ना, लेकिन फ्री एक्सपेंशन जैसा होगा, ठीक है। तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, फ्लॉट मतलब बेटा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W।
तो ये भी क्या हो जाएगा 0, Q 0, W 0, तो डेल्टा U भी 0, ठीक है। और हमको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, है ना, प्लस P डेल्टा V, ठीक है बेटा। तो P डेल्टा V हमारा वर्क डन है, तो ये हो जाएगा 0, और डेल्टा U अभी हमने देखा 0, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। डेल्टा H बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, तो डेल्टा G बराबर माइनस T डेल्टा S, ठीक है बेटा। तो ये इसकी वजह से तो हुआ है, लेकिन इसमें W भी 0 होना चाहिए, और मतलब डेल्टा U 0 होना चाहिए। डेल्टा U 0 होता तो डेल्टा H भी 0 होता, डेल्टा H 0 होता तो माइनस T डेल्टा S होता। लेकिन इसमें सिर्फ दिया है कि आइसोलेटेड सिस्टम Q 0 होगा, तो Q 0 ही मतलब Q 0 ये होना सही है, ठीक है, ये मतलब रीज़न तो सही है, लेकिन इसमें डेल्टा U और W के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया है, यानी कि W भी नहीं दिया है और डेल्टा U के बारे में भी नहीं दिया है। तो रीज़न इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर प्रोसीड वाया इंक्रीज इन एंट्रोपी। शुगर को अगर हम लोग, शुगर मतलब सुक्रोज, C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना। ये हमारा शुगर है, ये हमारा ग्लूकोज है, और ये हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा कैजुअल है बेटा, संभाल लेना, भावनाओं को समझना है, ठीक है। तो कह रहा है प्रोसीड वाया इंक्रीज इन एंट्रोपी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टिकल बन रहे हैं, है ना, मिलाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। इंक्रीज इन एंट्रोपी सही है, पहला ऑप्शन मतलब असर्शन हमारा करेक्ट है। और कह रहा है एंट्रोपी डिक्रीजेज व्हेन एग इज हार्ड बॉइल्ड। हार्ड बॉइल्ड क्या होता है भाई, बुलबुल बुलबुल ऐसे थोड़े होता है। रीज़न क्या होता है, मतलब रीज़न ये थोड़े होता है कि मतलब अंडे को उबालोगे तो शुगर की एंट्रोपी बढ़ेगी, ये कोई रीज़न होता है। हाँ, लेकिन रीज़न चेक कर लेते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो गलत है ये सही हो तो मतलब इसके लिए अगर मान लो एग है, एग को अगर हम लोग, अगर आप बॉयल करोगे, है ना, एग को अगर आप बॉयल करोगे तो इसमें क्या होता है कि इसकी डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन यानी कि हमारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं कन्वर्ट, जो प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो ब्रेक डाउन होते हैं तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होते हैं एमिनो एसिड्स के वो ब्रेक डाउन होते हैं। हमें लगता है लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लेकिन एक्चुअली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है एमिनो एसिड्स का, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है एंट्रोपी बढ़ती है ना। तो इसके एग को अगर हम लोग बॉयल करेंगे तो डेल्टा एस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। और ये तो कोई बात हुई नहीं भाई कि मतलब ये क्या सवाल बना दिए हैं कि मतलब शुगर को मिलाओगे तो अंडे का एंट्रोपी डिक्रीज होगा, ये कोई सवाल बनता है। तो क्या होगा, असर्शन करेक्ट होगा, रीजन गलत है ना। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, असर्शन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच HCl एंड H2SO4 विथ NaOH इज सेम, ठीक है बेटा। तो अगर HCl और H2SO4 का एक एक इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे ना, ईच ऑफ HCl, यानी कि HCl का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस, सॉरी ये हमारा आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये वन इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मान लो H2SO4 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। अब इसमें वन इक्विवेलेंट है तो वन इक्विवेलेंट और 1 मोल के बराबर हो जाएगा बेटा। और अगर इसका वन इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1 अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 इक्विवेलेंट, ठीक है, 0.5 मोल, ठीक है। तो अब वैसे अगर देखा जाए तो 0.5 मोल्स के हिसाब से, अच्छा दोनों का अगर वन इक्विवेलेंट है तो वन इक्विवेलेंट के लिए जो होता है हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है ये होगा आपका -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट दोनों का इक्विवेलेंट सेम है
तो हमारा क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सही होगा, यानी कि असर्शन जो है ना, वो हमारा सही है। अब बात करते हैं रीजन की, तो रीजन क्या बोला जा रहा है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस, ऑलवेज, ठीक है। द हीट इवॉल्व्ड 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस, यानी कि मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो 1 मोल पे डिफाइन नहीं होता है बेटा, 1 इक्विवेलेंट पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो रीजन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, और असर्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 मोल नहीं होना चाहिए कि अगर H2SO4 अगर आ गया तो H2SO4 के लिए हमारा अलग तरीके का लगेगा, ये अगर इसका 1 मोल लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे तो ये अलग अलग तरीके हुआ, तो ये रीजन इसका करेक्ट नहीं है, असर्शन करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। Hello everyone, I'm Yudhajit Sharma, your organic Guruji. Let's continue with the organic chemistry part. 73. Which alkane is product when sodium salt of butanoic acid? हमें बोला गया है कि ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमें लेना होगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। आप लोगों को पता होगा सोडा लाइम मतलब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है। हीटेड बोला है तो हाई टेम्परेचर। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बस CO2 को निकाल देते हैं और H प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन एटम डिक्रीज हो रहा है। तो पहले इनिशियली 4 कार्बन था, आंसर में 3 कार्बन होगा, तो प्रोपेन हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ना ही बी ऑप्शन हो सकता है और ना ही सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 74। तो हमें बोला एन एल्केन C6H14 gives 2 monochloro derivatives on chlorination. Its possible structure is, तो बेसिकली photohalogenation of alkanes, chlorination। तो हमें बस 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स चाहिए। तो मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि जैसे आपको ऑप्शंस में चेक क्या करना था कि यहाँ पे जैसे 6 कार्बन है हेक्सेन, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन देखना है। तो जैसे ये दोनों टर्मिनल वाले सेम है, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। अब यहाँ से सिमिलैरिटी चालू हो जाएगा, ये दोनों कार्बन सेम है, ये दोनों कार्बन सेम है, तो बार बार आपको कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। तो 3 तो हमें नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। वैसे ही ऑप्शन बी में अगर देखें CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप देखो ये दोनों कार्बन को आप बोल सकते हो कि सिमिलर है, तो इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो यहाँ तो 2 से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में अगर देखें तो ऑप्शन सी भी हमारा देखो करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? इसमें भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज CH के साथ CH2 CH3 और यहाँ भी CH2 CH3। अब देख सकते हो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से किसी एक को ही कंसिडर करना होगा। ये एक डिफरेंट, ये एक डिफरेंट, ये एक डिफरेंट, ये तो यहाँ भी 2 से बहुत ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली सिंगल आउट करके ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं बता देता हूँ कैसे। तो आप देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है बेसिकली है। तो हमको पता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो किसी एक ही को कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों डुप्लीकेट हैं और ये एक डिफरेंट हो गया, तो हमारे पास टोटल आ गए 2। यही हमें चाहिए था, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज डी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 74 के बाद अब हम आते हैं 75 पे। तो 75 में देखो हमें बोला है कि रिएक्टेंट हमारा ये है, कैन बी कन्वर्टेड टू दिस। हमें बोला है कि रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं। रेड पी प्लस HI आपको पता है इससे बिल्कुल कराया जा सकता है। रेड पी प्लस HI हो जाए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो जाए, क्लेमेंसन रिएक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही आपको पता है रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वोल्फ किश्नर का रिएजेंट आप लोगों को पता होगा हाइड्राजीन NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और कभी कभार सॉल्वेंट ग्लाइकॉल ले लेते हैं हम लोग। बाकी क्लेमेंसन रिएक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग ZnHg HCl लेते हैं रिएजेंट, ठीक है। तो तीनों का पर्पस सेम होता है, कार्बोनिल को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट करना। तो सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 76 पे आते हैं। तो 76 पे हमारा रिएक्टेंट ये है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन।
इसमें बोला है कि Br2H न्यू। तो देखो ये फोटो एलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स है, स्पेसिफिकली ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन इज बेसिकली अ सिलेक्टिव प्रोसेस, मतलब इसमें हमें मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनाना होता है। तो आपको पता है यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे तो 1 डिग्री, बाकी यहाँ पे चारों कार्बन में से किसी में भी बनाओ तो 2 डिग्री। सबसे स्टेबल कहाँ पे होगा? इस एरिया पे होगा, क्योंकि इससे हमें मिलेगा 3 डिग्री रेडिकल। तो आप 3 डिग्री रेडिकल बना लीजिए और इसका रिएक्शन जब Br डॉट से करेंगे तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें ऑप्शंस, ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है। इसका सही आंसर होगा सी कैलकाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 के साथ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोज द ऑर्डर। आप कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, वेदर इट बी SN1, SN2, जो कि मेजर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनमें सबस्ट्रेट अगर सेम है, जैसा आप चारों ऑप्शन में देख सकते हो, इनमें बस डिफरेंस किस में आ रहा है? लीविंग ग्रुप में। सबस्ट्रेट के साथ जो अटैच्ड होता है उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। पहले वाले में फ्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन, तीसरे में ब्रोमीन, चौथे में आयोडीन। तो अब हमें ये भी पता है कि SN1 हो जाए या SN2 हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलता है। तो ऑब्वियसली रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कि लीविंग ग्रुप कितनी जल्दी निकल पाए। तो अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? तो आपको पता ही होगा लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है इट इज I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन से सबसे फास्टेस्ट होगा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन। फ्लोरीन से तो आप SN1, SN2 जैसे रिएक्शंस करवा ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्लियर है कि मतलब अगर आपने फ्लोरीन एज लिविंग ग्रुप ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा, यू कैन सी इट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में I, Br, Cl, F, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग एक एक करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा सही है कि नहीं रिएक्शन। पहले वाले में अगर देखें प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ, तो ये आपने पढ़ा होगा खराश इफेक्ट, या फिर इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि बीच वाले कार्बन में रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल है, तो टर्मिनल में हम लोग हाइड्रोजन को लगाएंगे और खराश इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr से ही होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल उन्होंने बनाया है, तो ये रिएक्शन तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें डज नॉट शो द करेक्ट प्रोडक्ट, मतलब गलती ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में अगर देखेंगे, फिर से प्रोपीन लिया है, इस बार उन्होंने HCl लिया है, फिर से पेरोक्साइड। मैं आपको बताता हूँ पेरोक्साइड का HCl में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें HCl नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्लासिकल कार्बोकेटायन वही फॉलो करेगा, जिससे टर्मिनल में H+, 2 डिग्री कार्बोकेटायन Cl- का अटैक। तो आपका सही प्रोडक्ट ये होगा। लेकिन देखो उन्होंने बहुत बड़ा मजाक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने टर्मिनल में क्लोरीन को लगाया, मतलब दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ खराश इफेक्ट, बट खराश इफेक्ट इज ओनली वैलिड फॉर HBr, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो रॉन्ग है, अगर इनकरेक्ट प्रोडक्ट उन्होंने लिखा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा जो कि 2 डिग्री स्टेबल है, दोनों ही कार्बन में 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो वही किया है। तो सी और डी प्लस ए भी सही प्रोडक्ट्स हैं, बट बी हमारा गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 79 पे आते हैं। तो 79 में अगर देखें हमें बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय आइडेंटिफाइंग X एंड Y। तो हमारे पास रिएक्टेंट है ये, दैट इज ब्यूटाइन, और हमें बोला इसका रिएक्शन हमें करना है NaNH2 के साथ। तो NaNH2 के साथ करके हमें मिलेगा X। तो आपको पता है NaNH2 एसिडिक H के साथ एसिड बेस लगाएगा, ठीक है। तो जब एसिड बेस लगाएगा हमें मिलेगा इसका सॉल्ट, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आवर X। अगर आपने इतना बना लिया होगा तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि A और C ऑप्शन जो है ये बहुत बड़ा धैमाली है। हमें पता है या तो B करेक्ट होगा या तो D करेक्ट होगा, क्योंकि X तो दोनों का सेम है, बस हमें Y में पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम लोग देखें हमें दिया हुआ है C2H5Br, तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो आपको पता है ये एक 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है। 1 डिग्री सबस्ट्रेट इस न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 पाथ लगाएगा, तो अगर SN2 पाथ है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ये इधर से निकलेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो बेसिकली आपको मिलने वाला है
X3 आइन, ठीक है, दिस इज द Y, ये आपका Y है। तो आप लोग देख सकते हो ये Y जो है आप देख सकते हो हमें ऑप्शन बी बॉम्बे में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन डी में Y कुछ और ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 80। 80 में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो C2H5Br और KNO2 का रिएक्शन, तो मैं आपको बताता हूँ Na या K अगर रहे NO2 के साथ तो ये लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होता है C2H5 के साथ ONO आ जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट बनता है, जो कि बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। लेकिन हमें बोला है कि डज नॉट टेक प्लेस, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में उन्होंने इसके जगह AgNO2 ले लिया। AgNO2 लेने से एक्चुअली नाइट्रो एल्केन बनता है, क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5NO2 नाइट्रो एल्केन जो कि इन्होंने बिल्कुल बनाया है, तो यहाँ तक तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन सी में भी देखें C2H5Br AgCN, AgCN में फिर से कार्बन सिल्वर के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसीलिए साइनाइड नहीं होके आइसोसाइनाइड बनता है, वो भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। मैं बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी उन्होंने सही ही लिखा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स है, तो सी तक अगर सही प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली डी के प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी होगा तो आप ऐसे सिंगल आउट भी कर सकते थे, बाकी हम देख के भी बता सकते हैं। ऑप्शन डी में C2H5Br और KCN, K और CN के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसलिए C एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और हमें यहाँ एल्काइल साइनाइड मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है आइसोसाइनाइड, तो ये तो गलत है। अगर गलत है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है डी दिल्ली, बिकॉज दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सही है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव enantiomeric pair on reaction with water due to presence of asymmetric carbon atom। asymmetric carbon atom मतलब आप लोग जानते हो हम बात कर रहे हैं कायरल सेंटर की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कायरल सेंटर है? तो देखो मेरा सजेशन क्या है ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए, आपको पता है कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। कायरल सेंटर में हमें 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, सही बात है कि नहीं। कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो और वो पर्टिकुलर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो तो हम उसे कायरल सेंटर बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए मेरा सजेशन क्या है आपसे कि आप इसको पूरा हर किसी का प्रोडक्ट मत बनाओ, आप देख लो 4 डिफरेंट, मतलब इसमें अगर तुम देखोगे ए ऑप्शन तो मतलब मजाक टू दी पावर इन्फिनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम देख रहे हो 3 इथाइल, सही बात है कि नहीं, बस सेम ही ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर नया न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएक्शन विद वाटर क्या करेगा, Br को हटा के OH लगा देगा, लेकिन वो एक ही तो डिफरेंट है ना OH, बाकी तो 3 सेम ग्रुप हो गए, तो क्या कायरल सेंटर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि इथाइल इथाइल सेम हो गया, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन डी में भी मिथाइल मिथाइल सेम हो गया, मतलब ए बी और डी तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा इकलौता ऑप्शन सी होगा, जिसमें तुम देख रहे हो C2H5CH, मैं प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ CH3I। तो आपको पता है यहाँ पे वाटर के साथ आयोडीन हट के यहाँ पे अगर हम लोग अटैच करते हैं CH3 CH2 CH CH3 OH, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली एक कायरल सेंटर तो डेवलप हो रहा है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप तो आ चुके हैं, सही कि नहीं। वो इसलिए आया है क्योंकि पहले से 3 डिफरेंट थे, तो एक नया न्यूक्लियोफाइल आया तो चौथा और एक अलग आ गया, तो 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए। तो इसलिए मेरा सजेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी एनांशियोमेरिक पेयर की बात करें, मतलब वो कायरल सेंटर की बात कर रहा है, क्योंकि एक R और एक S फॉर्म होगा, इनैंशियोमर्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको बस ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लेना है, दैट्स इट, इससे आंसर फटाफट आ जाएगा। तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखो हमें बोला है कि X और Y को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब X और Y की अगर बात करें, सबसे पहले आयोडोप्रोपेन हमें दिया हुआ है और इसका रिएक्शन किया है एल्कोहलिक QH, जो आप लोगों को पता है कि महा खतरनाक बेस है। तो पाथ कौन सा होगा E2, तो यहाँ पे प्रोपीन बन जाएगा, तो दिस इज आवर X, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग Br2 से करेंगे तो आपने ये पढ़ा होगा एल्कीन के साथ Br2, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं भी दिया है तो हमें एज्यूम करना होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लग जाएगा, क्योंकि ये एंटी एडिशन होता है दोनों ब्रोमीन को ऑपोजिट। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, कन्फर्मर से तो सेम साइड में लिखने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म से जाते हैं तो दोनों ऑपोजिट में रहता है, एंटी एडिशन Y, तो ये Y हो जाएगा। तो अब आप देखो इट्स ग्रेट, हमें पहले ऑप्शन में ही मिल गया। अब देख सकते हो प्रोपीन और हमारा प्रोडक्ट Y वाला भी दिया हुआ है सही,
ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो बाकी सब ऑप्शन में आप देखो, जैसे एक्स, बी ऑप्शन में तो एक्स ही गलत है, सी ऑप्शन में एक्स ही गलत है, डी में भले ही एक्स सही था, ठीक है, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने प्रोडक्ट गलत दे दिया वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हमारा सही आंसर जो है वो ए से आ रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 83 पे। 83 पे देखो, 2-chloro 2-methyl प्रोपेन, ये प्रोपेन है, 2-chloro 2-methyl प्रोपेन ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स X एज द प्रोडक्ट। X इज, तो ये भी E2 होगा। तो यहाँ पे आपको पता है Cl और H निकलेगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसका IUPAC नेम हमें देखना है, तो 1 2 3 2-methyl प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने सही किया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं 84। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये बोला गया है। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि अगर इथाइल ब्रोमाइड सोडियम ट्राई ईथर दिया है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन आप लोगों को पता है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड ये हो गया, सोडियम ट्राई ईथर, तो आपको पता है इसका 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ पे डबल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल का यूज़ करते हैं हम लोग, तो फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट। तो ये C4H10 ही मैंने बनाया है। तो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप है, जैसा इसमें है एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप, तो हम लोग इसे वुड्स रिएक्शन ही बोलते हैं। लेकिन हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आप खुद देखो यहाँ पे, अगर ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी एक बहुत फेमस रिएक्शन है। आपको पता है कि ब्रोमीन को F रिप्लेस कर लेता है, लेकिन ये ऑप्शन बी में गलत दिया हुआ है, इटार्ड। एक्चुअली बी वाला है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, लेकिन इटार्ड ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। इटार्ड आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हो, तो ये इटार्ड ऑक्सीडेशन नहीं है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वही चाहिए था, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर बी ही होगा। बाकी सी में अगर देखें तो एल्काइल और एलिफेटिक, ये आप सॉरी एल्काइल और एरोमेटिक, आप सी ऑप्शन अगर देखोगे, ये तो ए वाला था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे C2H5Br सोडियम के प्रेजेंस में जब एक एल्काइल और एक एरोमेटिक आ जाए, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक एल्काइल और एक एराइल, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिक, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और डी ऑप्शन में जो उन्होंने बोला है वो भी सही है कि अगर दोनों ही एराइल हो जाए, अगर दोनों ही एराइल हो जाए सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मैं आपको बताता हूँ बाइफिनाइल बन जाएगा, एंड बाइफिनाइल का फॉर्मेशन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। तो बाकी सब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एक्सेप्ट बी, तो इट इज़ नॉट करेक्टली मैच, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें 85 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विथ लुकास रिएजेंट। आपको पता ही होगा लुकास रिएजेंट का जो रिएक्शन होता है, जो लुकास टेस्ट होता है, इट इज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जिसमें हमें पता है कि ऑब्वियसली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी सबसे फास्टेस्ट शो करता है सेकेंड्स में, 2 डिग्री अल्कोहल मिनट्स में, और 1 डिग्री अल्कोहल को तो घंटे लग जाते हैं, आवर्स। सो द पॉइंट इज, इसको हम कैसे बता सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टर्बिडिटी को, बिकॉज रेट इन दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये वाला रिएक्शन है एक्चुअली लुकास टेस्ट। अल्कोहल का जब आप रिएक्शन करो HCl प्लस ZnCl2, इससे RCl, टर्बिडिटी शो होता है। टर्बिडिटी मीन्स क्लाउडीनेस इन अपीयरेंस, ठीक है। तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, जैसा मैं कह रहा था, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो A 1 डिग्री अल्कोहल है, B 2 डिग्री अल्कोहल है, C 3 डिग्री अल्कोहल है, D आपका फिर से 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको पता है कि फास्टेस्ट कौन शो करेगा, C इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो अल्कोहल है इसका कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मैकेनिज्म में ये OH हट जाता है और कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनता है 3 डिग्री, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा C। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन B। वी आर डिस्कसिंग सेक्शन A, नाउ इट्स टाइम फॉर सेक्शन B। सेक्शन B में आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन 86 में हमें दिया है प्रोपाइन, वो भी 3 मोल्स में, और बोला है कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब में अगर रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने एल्काइंस का केमिकल प्रॉपर्टी, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसको पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एलिफेटिक से एरोमेटिक का एंट्री होता है इसमें। तो आप इसको ऐसे लिख लो, तो इसको पहले सजा लो कंपाउंड को ठीक से, सही है। उसके बाद कन्वीनियंस के लिए आप एक काम कर सकते हो, नंबरिंग कर लो,
अब होता क्या है पॉलीमराइजेशन, मतलब मोनोमर्स को जोड़ना। तो देखो इन दोनों कार्बन के बीच में जो खाली जगह है, पाई यहाँ पे चला जाएगा, ये पाई इनके बीच में चला जाएगा, ये पाई इनके बीच में चला जाएगा। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में इस साइड लिख रहा हूँ, 2 और 3 के बीच में सिग्मा बना रहा हूँ, जहाँ पे 2 से तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन आप देख सकते हो 3 से मिथाइल अटैच्ड है। तो मैंने कन्वीनियंस के लिए नंबरिंग कर लिया है। 3 के साथ 4 अब डबली बॉन्डेड है, 4 के पास भी हाइड्रोजन है, 4 और 5 सिंगल बॉन्डेड है, 5 के पास एक मिथाइल है, 5 और 6 डबल बॉन्डेड है, 6 के पास भी एक हाइड्रोजन है। और आप देख सकते हो अल्टीमेटली 6 1 से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, और 1 वाले C के पास भी एक मिथाइल है। और आप देख सकते हो 1 और 2 का जो कनेक्शन है वो डबल बॉन्ड से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, नंबरिंग मैंने किया हुआ है 6 कार्बन ही है, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, मतलब ये अल्टीमेटली बेंजीन का ही डेरिवेटिव बन रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे 3, 5 और 1 पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे जो है मिथाइल आ रहा है। मतलब अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से बनाऊं, कुछ ऐसा बन रहा है कंपाउंड। ये मेरे पास बेंजीन है और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ऐसे मिथाइल अटैच्ड है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेसिटाइलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पहले भी जेईई मेंस में आ चुका है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। 87 में टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो एक एक करके देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड और इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। H+ तो आपको लेना ही होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जब आप रिएक्शन करोगे, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो CH3 CH CH2 CH3 और OH। तो आप देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट टर्शियरी, इट इज़ सेकेंडरी। ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे आते हैं, तो एसीटोन, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, H+, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से अटैक। तो 2 CH3 ऑलरेडी हैं, एक CH3 और आया है और ये OH। तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी बॉम्बे। तो ऑब्वियसली सी और डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है। सी तो हो ही नहीं सकता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और ब्यूटेन 2 ऑन के साथ जब मिथाइल मैग्नीशियम को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो इससे भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आप देखना ब्यूटेन 2 ऑन ये है, इसके साथ जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का आप रिएक्शन करोगे तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जब अटैक करोगे तो मानता हूँ मैं कि ये टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, बट टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं होगा, क्योंकि 2 तो मिथाइल आ जाएंगे और एक इथाइल भी है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आवर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमने ऑलरेडी बना ही दिया है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। बेंजीन के साथ 2 मिथाइल और एक क्लोरीन है और रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ETOH हाई टेम्परेचर। तो आप लोग देख सकते हो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और एक वीक बेस हमने लिया हाई टेम्परेचर में, पाथ होगा E1। तो E1 होने से आपको पता है कि Cl निकलने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन तो बनेगा, एंड दिस इटसेल्फ इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन। तो अब दोनों कार्बन सेम है, हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे गया, तो ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो जो मैंने बनाया है P, ये उन्होंने P बोला है, तो ये जो P आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो P है आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो बेसिकली BP, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट, इकलौता एलिमिनेशन प्रोडक्ट यही होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 89 पे। हमें बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। तो हमें पता है SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन, आपको सीधा लीविंग ग्रुप को निकाल के कार्बोकेटायन बनाना है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में लीविंग ग्रुप निकालो, कार्बोकेटायन बनाओ। ऑप्शन 3 में भी लीविंग ग्रुप निकालो और कार्बोकेटायन बनाओ। तो आप देख सकते हो ये जो रिंग है, दिस रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर, तो ये सबसे स्टेबल होगा। तो ये कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल है, तो रेट इसका सबसे फास्ट है। इन दोनों में अगर देखें, इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इसमें कॉन्जुगेशन कम है, तो ऑब्वियसली 2 ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा 3। तो 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमारा आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
90 पे। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ टेक प्लेस। ट्रू। इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ों को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। पहले आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, गलत। तो ऑब्वियसली डी करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सकता है। SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो CH3 ET और D, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह PH ले लो, Cl ले लिया आपने। आप अगर वाटर से रिएक्शन करोगे तो आपको पता है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी, CH3 PH D OH प्लस OH CH3 PH D, ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मैंने बोला है, यहाँ पे बेसिकली CH3 D PH, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटीज़ है कि ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ की वजह से आपको दोनों प्रोडक्ट्स का कंसिडरेशन लेना होगा। मतलब लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल को उस साइड से भी आपको अटैक करवाना होगा, जो पहले वाले केस में हुआ है। क्योंकि लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल वहीं से आप अटैक कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इस कायरल सेंटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, इट विल बी सेम एज द रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो सेकंड वाले प्रोडक्ट में लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, उसके ऑपोजिट से मैंने न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन से उल्टा आएगा। अगर ये आर है तो ये एस आएगा, अगर ये एस है तो ये आर आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो दीज बोथ things take place in case of SN1. That's why we say the stereochemistry of SN1 is racemization, which means formation of racemic mixture. ठीक है, तो ये कोई पहली बात। अब करेंगे दूसरी बात, कार्बोकेटाइन बिल्कुल बन रहा है। तो दोनों चीज़ें आ गई, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं 91 पे। 91 में हमारे पास रिएक्टेंट ये है COCH3OH और रिएक्शन कर रहे हैं ZnHg HCl से। तो हमें पता है ये रिएक्शन और कुछ नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। लेकिन तुम्हें एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड सेंसिटिव है, तो रिएक्टेंट में अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो HCl से रिएक्ट करता हो, आपको उससे रिएक्शन करवाना ही होगा। तो ये OH बिल्कुल HCl से रिएक्शन करेगा। आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे इसके रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा, ये निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन का आप कोई शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अल्फा H अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो अल्फा H सेम रह जाएगा, अगर इधर राइट में जाएंगे तो अल्फा H कम हो जाएगा। तो यही हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन है। अब इससे Cl माइनस का अटैक, तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में ये Cl भी रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कार्बोनिल का ही रिडक्शन करेंगे, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो आप उसका रिएक्शन भी एसिड से ज़रूर कराएंगे। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा इट इज़ बी बॉम्बे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ 92। तो इसमें पूछा है जो रिएक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है C2H5Cl विथ एक्वस KOH, उन्होंने प्रोडक्ट भी दे दिया है कि Cl हटाओ और OH लगाओ, बाई प्रोडक्ट KCl। बोला कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप देख ही सकते हो, एक 1 डिग्री सबस्ट्रेट है और एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, तो पाथ तो SN2 ही है। ठीक है, तो SN2 जो मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप को कौन सब्सटीट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। दिस OH माइनस इज सब्सटीट्यूटिंग इट। इसलिए ये जो पाथ होगा इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ना A ना B ना C, आंसर होगा D दिल्ली। चलिए आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। बेटा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेन्स अ सब्सटेंस इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड्स एंड वेपर्स इन इट्स ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है ना कि इन दिस सिचुएशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर आप जैसे मान लो वाटर का अगर आप बनाते हो तो ये आपका सॉलिड का होता है, ये आपका लिक्विड का होता है, ये आपका गैस होता है। अगर वाटर के लिए जो वैल्यू देखते हो तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना।
ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये मैंने आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर में ड्रॉ करवाया था। तो यहाँ पे ये ट्रिपल पॉइंट होगा, इसके आगे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसके आगे बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाटर के लिए होता है और ये इसका प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का तीनों फेज आपस में मिलता है। तो इसका मतलब कि इसका ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, सेम इन ऑल थ्री स्टेट्स। ऑप्शन डी सही हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है 16 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपैंड एट STP 1 atm isobarically to occupy double of its original volume. The work done during the process is nearly, है ना, इसका मास दिया है 16 kg, ठीक है। 16 kg का मतलब होता है 16 इंटू 1000 है ना ग्राम। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 16,000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32। तो ये डिवाइड कर लो बेटा 2, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 500 मोल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोल हो गया ये तो 500 मोल हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्सपैंड एट STP पर एक्सपैंड हो रहा है, इसका प्रेशर 1 atm दिया है, आइसोबारिकली टू ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम। मान लेते हैं वॉल्यूम V1 जो है वो V है, तो V2 जो है बेटा 2V है। तो V1 पहले निकालना पड़ेगा ना, तब तो आपको पता चलेगा। तो 500 मोल का V1 कितना होगा, तो V1 इज इक्वल टू 500 इंटू 22.4 लीटर। इसको अभी चाहो तो ऐसे ही रख दो, ठीक है। वर्क डन जो होगा वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना होगा बेटा 1 atm, ठीक है। और ये हो गया आपका V2 भी कितना हो गया, V2 2V माइनस V, तो ये हो जाएगा V माइनस 1 atm इंटू वॉल्यूम जो होगा वो 500 लीटर, V यहाँ हो जाएगा V, तो 500 इंटू 22.4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, लेकिन ये आएगा लीटर ATM में। हमको ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ है, ढूंढो ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन, इस ऑप्शन में हमको क्या करना है कि ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है बेटा। इसमें किलो कैलोरी में ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला काम तो करते हैं हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये लीटर ATM को हटा देते हैं। एक आपको यूनिट कन्वर्जन आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 24.206 कैलोरी, है ना, और 103.2, ठीक है, 101.325 जूल होता है। तो इसको अगर हम लोग 24.206 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राउंड ऑफ में आंसर निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11.2। तो ये 11.2 इंटू, इसको आप अप्रॉक्स में 25 मान लो, इसको 11 मान लो, तो 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 275 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन 271 दिया है, एक ऑप्शन 275 से थोड़ा सा कम आएगा, तो हमारा 260 तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज -2.5 इंटू 10³ कैलोरी एंड 7.4 किलो कैलोरी पर केल्विन। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ रिएक्शन। देखिए जी, सॉल्व तो करना नहीं है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये कह रहा है माइनस, ये निगेटिव में है, वैल्यू रखो मत, ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमेशा निगेटिव में होगा, चाहे कुछ भी कर लो, है ना, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ऑप्शन ए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो बेटा ऐसा है कि आइसोथर्मल जब बोल देता है ना, ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि डेल्टा टी जीरो होगा। तो हमें लगता है ऑप्शन सी होगा, जी नहीं, डेल्टा यू बराबर डेल्टा NCV DT भी होता है, डेल्टा टी भी होता है, तो ये जीरो होगा, तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा और डेल्टा ये भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच बराबर NCP डेल्टा टी होता है, तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कहा जा रहा है, इन एन इंसुलेटेड कंटेनर वाटर इज स्टीयर्ड, है ना, विथ अ रॉड इंक्रीज टू
टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ऐसा है, इंसुलेटेड है ना, इंसुलेटेड बोला है तो इंसुलेटेड के लिए Q को पहले 0 कर दो, क्योंकि इंसुलेटेड होगा तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो एडियाबैटिक हो जाएगा, यानी Q 0 हो जाएगा। Q 0 ऐसा एक ही ऑप्शन में है बेटा, है ना, Q 0 होगा, यानी कि W बराबर जो होगा डेल्टा U बराबर W होगा, और W होगा तो कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अगर डेल्टा T पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, तो डेल्टा T क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा T पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा, तो W भी पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे और नॉट इक्वल टू 0 होंगे, और Q 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में हमारा Q 0 है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO एंड 1 मोल्स ऑफ O2 इज इग्नाइटेड। CO को अगर हम लोग गैस में O2 के साथ जलाएंगे तो ये बन जाएगा CO2 गैस, ठीक है, 2CO प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2CO2 गैस, आराम से लिख देंगे रिएक्शन। अब इसमें कह रहा है इसका 2 मोल लेना है, इसका 1 मोल लेना है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इसके 1 मोल से, मतलब ये कोफिशिएंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका डेल्टा Ng कितना होगा, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस RT, ठीक है। तो डेल्टा U बराबर डेल्टा H प्लस RT हो जाएगा। इस रिलेशन से हम लोग बोलेंगे डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H, यानी डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 99, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इफ, है ना, डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा S इज नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर इम्पॉसिबल बोला है बेटा, तो इम्पॉसिबल के लिए जो है हम लोगों को, है ना, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा G का फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो बेटा अगर ये हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो होना चाहिए, और अगर ये निगेटिव कर दें, ठीक है, तो ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा H पॉजिटिव है और ये पूरा पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा G ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये वाला वैल्यू निगेटिव होगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, यानी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि C6H6, जी हाँ, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस इज इक्वल टू 6 CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, ठीक है। तो डेल्टा इसका जो एंट्रोपी होगा वो यहाँ पे 7.5 मोल है ना, जी हाँ 7.5 मोल है, इसका 6 मोल है, ठीक है। गैस का ही सिर्फ बात करेंगे एंट्रोपी में हम लोग बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का मोल्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डेल्टा S क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, निगेटिव x मान लेते हैं इसको, ठीक है। और डेल्टा H यहाँ पे कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं, तो डेल्टा H कंबशन बेटा क्या होगा, कंबशन रिएक्शन होगा निगेटिव y किलो जूल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि डेल्टा कह रहा है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G लेस देन 0 होगा, कह रहा है रिएक्शन मैग्नीट्यूड, है ना, स्पॉन्टेनियसली ये आगे कब बढ़ेगा, तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से डेल्टा G लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा H लेस देन टी डेल्टा S होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा H लेस देन टी डेल्टा S, डेल्टा H ग्रेटर देन टी डेल्टा S भी हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हो सकता है, देखो अभी अब कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ होता है बेटा -y, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन -tx होगा। तो अगर जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, तो y ग्रेटर देन tx हो जाएगा, ठीक है। तो y ग्रेटर देन tx हो जाएगा, यानी कि डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा टी डेल्टा S, ठीक है। और वैसे भी अगर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, इसका दूसरा मेथड से हम लोग देखेंगे, तो अगर ये निगेटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव है तो ठीक है,
लेकिन अगर ये नेगेटिव तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तो टी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली तरीके से बता दिया, वैसे भी सिंपल तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से जो तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से सोच सकते हो। दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन, और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे हिसाब से आप सबने पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा। क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट यही रहता है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसको आपको अच्छे से सोचना है और अच्छे से अप्रोच करना है। और आपको क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी मिले होंगे जिसमें लिखा हुआ है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड या इनकरेक्ट, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न, नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसमें गलती नहीं करना है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका पेपर बहुत बहुत बढ़िया हो। इसके लिए आपको, है ना, नेक्स्ट ANTS के लिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरे हिसाब से आप आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।